हेलो गाइस, वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेसन जो है वो आपके सामने एक वॉचिंग के माध्यम से आपको समझाएंगे और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उनको भी हम लास्ट में हल करेंगे। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है पृथ्वी के प्रमुख जो स्थल रूप होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था वो पृथ्वी के प्रमुख जो परिमंडल थे उनके बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, तो उनके बारे में बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो पृथ्वी पर स्थल रूप है अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, जो कि एक स्थल मंडल के कुछ भाग जो होते हैं वो ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यानी पृथ्वी यानी जो स्थल मंडल है उस पर जो हमारी सतह है वो एक समान ना देख करके ऊंचे नीचे यानी असमान रूप से देखने को हमें मिलती है। अगर बेसिकली हम देखें तो जो स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। यानी जो स्थल रूप है वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप स्थल रूप हमारे बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम लोग चलते हैं या खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। तो यानी जिस पर हम लोग चलते हैं या खड़े हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें क्या होता है, धीरे धीरे एक प्लेटों के माध्यम से उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है। तो जो पृथ्वी के अंदर लगातार क्या है कि वो गति बराबर बनी रहती है। प्रथम यह है कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की जो सतह है कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। पहली जो प्रक्रिया है वो आंतरिक प्रक्रिया है। हमारी कौन सी है? स्थल रूप में स्थल खंड में जो हमारी पहली प्रक्रिया है वो आंतरिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी की जो सतह है वो कहीं ऊपर उठ जाती है और तो कहीं नीचे धंस जाती है। इस प्रकार से पृथ्वी में गति, मैदानी क्षेत्र जो होते हैं उसमें गति बनी रहती है। यानी एक हम आपको एक ग्राफ की तरह बताते हैं, एक इमेज में बता रहे हैं कि जो स्थल रूप होते हैं वो इस प्रकार से इतने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि पर्वत हमारे स्थल खंड में देखने को मिलते हैं, पठार देखने को मिलते हैं, झीलें देखने को मिलती हैं, नदियां देखने को मिलती हैं और उसकी सहायक नदियां भी देखने को मिलती हैं, वितरका देखने को मिलती है, डेल्टा होता है, नदी मुहाना होता है, पर्वत श्रृंखला होती है, घाटियाँ देखने को मिलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, स्थल संधियाँ भी होती हैं, प्रायद्वीप भी होते हैं, तट भी बनते हैं, समुद्र भी होते हैं, जल संधि द्वीप भी होते हैं। यानी इस प्रकार से लगभग स्थल रूप हमें अपनी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। तो अब मैंने आपको प्रक्रिया बताई जो कि एक आंतरिक प्रक्रिया थी, जिस प्रक्रिया के कारण स्थल रूप में जो बनावटें होती हैं वो आंतरिक प्रक्रिया। दूसरी होती है बाहरी प्रक्रिया, जिसे हम बोलते हैं बहा प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया होती है, यानी बहा प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बहा प्रक्रिया कहते हैं, बाहरी प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की सतह की जो टूटकर, जब पृथ्वी की सतह जो होती है वो टूटकर घिस जाने यानी टूटकर जो घिस कर के जो टूटती है उसे हम अपर्धन प्रक्रिया कहते हैं। कौन सी? अपर्धन प्रक्रिया कहते हैं। और यह जो अपर्धन प्रक्रिया है यह एक बहा प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अपर्धन की जो क्रिया के द्वारा सतह जो नीची हो जाती है, यानी जब किसी में घर्षण होता है यानी अपर्धन घिसता है कुछ, तो वो अपर्धन प्रक्रिया के कारण क्या है, उस जगह की मिट्टी हट करके दूसरी जगह चली जाती है
तो जहाँ से हटती है वो नीची हो जाती है, और जहाँ पर वो निक्षेपण करती है तो वो वहाँ ऊंची हो जाती है। तो अपर्धन प्रक्रिया जहाँ घिस जाती है उसे हम अपर्धन प्रक्रिया, और जहाँ वो मट्टी बैठ जाती है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर उसे हम निक्षेपण प्रक्रिया कहते हैं। यानी तो इस प्रकार से अपर्धन और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा फिर से इसका निर्माण होता है, और ये दो प्रक्रियाएं जो हैं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। यानी अपर्धन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया हमें जो देखने को मिलती हैं, जो दो प्रक्रियाएं, वो हमारे जल में, वायु में तथा बर्फ के द्वारा इनमें ये प्रक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं पर्वतों के बारे में। पर्वत के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि पर्वत क्या है। पर्वत पृथ्वी की सतह की वह प्राकृतिक ऊंचाई है जो पर्वत का शिखर छोटा, यानी जो पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है तथा आधार जो है वो चौड़ा होता है। एक यानी जो पर्वत होता है वो इस प्रकार से पर्वत होता है, इसका जो आधार जो है वो चौड़ा होगा, लेकिन ये जो शिखर है वो कम ऊंचा होगा। इसे हम बोलते हैं पर्वत। शिखर जो है छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है, यानी जो आसपास का जो क्षेत्र हमें देखने को मिलता है उससे ये ऊंचा देखने को मिलता है। यानी कुछ जो पहाड़ होते हैं वो बादलों से भी ऊंचे होते हैं, यानी जो बादल हैं वो वायु के जो वो नीचे उड़ते रहते हैं और उनकी जो ऊंचाई है वो बादलों के ऊपर हमें देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप इन पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएंगे तो जो जलवायु है वो हमको कैसी देखने को मिलेगी, ठंडी देखने को मिलती है। तो हम लोग ये पर्वत के बारे में जानते हैं। तो कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या होता है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ बर्फ़ हमेशा जमी रहती है और वहाँ बर्फ़ की नदियाँ भी होती हैं। तो जो हमेशा जमी रहने वाली जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हिमानी बोलते हैं। जो बर्फ़ की नदियाँ कुछ पर्वतों पर जमा रहती हैं उन्हें हम हिमानी के नाम से जानते हैं। तथा कुछ कठोर जलवायु होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं, यानी कहीं कहीं क्या है जलवायु जो है वो कठोर होती है, तो वहाँ पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उनमें कम लोग निवास करते हैं। तथा वहाँ का जो धरातल कैसा होता है, खड़ी ढाल वाला होता है, यानी ऊपर से एकदम ढालू टाइप से नीचे होता है। तथा वहाँ पर क्या कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है, इस वजह से लोग वहाँ पर निवास कम करते हैं। पर्वत क्या है, पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे हम श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि जो पर्वत है, एक बलित पर्वत जो है, ठीक है, पर्वत हमारे इस प्रकार को देखने को मिलते हैं, इन्हें हम पर्वत बोलते हैं। ये हमारी भूपर्पट्टी है, यानी श्रृंखला कहा जाता है, यानी जो पर्वत की एक रेखा के जो क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जो पर्वत होते हैं, जिसे हम श्रृंखला भी कह सकते हैं। पर्वत जो क्या है कि बहुत से जो पर्वत होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि तंत्र समांतर श्रृंखलाओं में सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, ये भी एक पर्वत है जो कि बहुत ही दूरी में फैला हुआ है। आल्पस पर्वत जैसे हुआ, एंडीज पर्वत हुआ, जो कि हिमालय हमारा एशिया में देखने को मिलता है। कहाँ पर? एशिया महाद्वीप में देखने को मिलता है। जो आल्पस पर्वत है वो यूरोप में देखने को मिलता है, और दक्षिण अमेरिका में जो है वो एंडीज पर्वत की जो श्रृंखला है, ये जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला हैं वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। पर्वतों की जो ऊंचाई एवं आकार जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग पर्वतों के बारे में जानते हैं कि पर्वत जो क्या है वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला हमारा बलित पर्वत, कौन सा होता है?
बलित पर्वत होता है। दूसरा हमारा होगा भ्रंशोथ पर्वत। क्या हो जाएगा? भ्रंशोथ पर्वत हो जाएगा मेरा। और तीसरा हमारा जो होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। तीसरा हमारा कौन सा पर्वत रहेगा? वो ज्वालामुखी पर्वत रहेगा। जैसे बलित पर्वत, भ्रंशोथ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स जो पर्वत होते हैं वो किस प्रकार के पर्वतों के अंतर्गत आते हैं? वो बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? हिमालय तथा आल्प्स जो पर्वत हैं वो है एक बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, जिनकी सतह क्या? ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है। शिखर कैसा होता है? एक शंक्वाकार के रूप में होता है और इनकी जो सतह कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ के रूप में देखने को मिलती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। यानी भारत की अगर बात प्रश्न बनता है कि विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो जो भारत में अरावली पर्वत जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। और यह जो है अपर्धन की प्रक्रिया के कारण श्रृंखला घिस गई है। ठीक है। उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत से गोलाकार दिखाई देती है। इनकी ऊंचाई जो है बहुत कम होती है। बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जैसे उत्तर अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस में जो यूराल पर्वत है वो गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई जो है बहुत कम है तथा यह पुराने बलित पर्वतों के अंतर्गत आते हैं। हम लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत जो है वो हवाई द्वीप, जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं। ये हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसको हम लोग समझते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से जानते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है। किसके? सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 10,205 मीटर एवरेज शिखर से भी अधिक है। यानी जो इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर। अगर हम इसकी तुलना अगर किसी से करें तो इसकी जो तुलना की जाती है वो एवरेस्ट जो शिखर है, जो ऊंचा है, उससे भी अधिक है इसकी ऊंचाई। और ये कहाँ? प्रशांत महासागर के सतह में नीचे स्थित है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। चलिए हम अब बात करते हैं, जब हमारा बहुत बड़ा पर्वत का भाग जो है जब टूट जाता है तब ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से नीचे के रूप में विस्थापित हो जाता है, तो उसे हम भ्रंशोथ पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी जब कोई भाग टूटता है पर्वत का ऊर्ध्वाधर रूप से, तो उसे जो टूट करके जो पर्वत बनता है उसे हम भ्रंशोथ पर्वत के नाम से जानते हैं। ऊपर उठे हुए जो खंड होते हैं उन्हें उत्खंड या हास्ट तथा जो नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इन पॉइंटों को हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कि जो भ्रंशोथ पर्वत बनता है, एक भाग टूट करके बनता है पर्वत का और एक ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, उसे हम भ्रंशोथ पर्वत कहते हैं। लेकिन भ्रंशोथ पर्वत में क्या है? जो भाग ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं उसे हम उत्खंड या हास्ट के नाम से जानते हैं। और जो भाग नीचे, यानी जैसे कि ये हमारा समतल है और अगर हम इसमें ये जो भाग है हमारा ऊंचा है तो इसे हम उत्खंड या हास्ट के नाम से जानते हैं। और जो भाग हमारा नीचा रहता है उसे हम जैसे ये समतल, ये हमारा ऊंचा उठा हुआ और ये हमारा धसा हुआ है, तो इसे हम हास्ट या उत्खंड के नाम से जानेंगे। और जो नीचे ये धसा हुआ होगा इसे हम द्रोणिका या ग्रोवेन के नाम से जानते हैं। ये किसके भाग हैं? ये भ्रंशोथ पर्वत के भाग हैं, जो कि एक द्रोणिका नाम, नीचे धसा हुआ द्रोणिका भ्रंश, जिसे हम ग्रोवेन के नाम से जानते हैं। और जो उठा हुआ भाग होता है उसे हम उत्खंड या हास्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। जैसे ये हमें एक प्रारूप के रूप में देखें तो ये हमारा जो भाग है वो उत्खंड भ्रंश
या हर्स्ट भ्रंश के नाम से जानेंगे, और इसे जो नीचे धंसा हुआ है यह जो रॉड का भ्रंश या इसे हम ग्रोवेन के नाम से जानते हैं। यूरोप की राइन घाटी जो है तथा वॉसजेस जो पर्वत है, यानी यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत है, यह जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। इसके बनने वाले इससे प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इससे जो राइन घाटी तथा वॉसजेस जो पर्वत है, तो इस तरह के जो पर्वत तंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। किसके? पर्वत तंत्र के उदाहरण माने जाते हैं इसे। अगर हम इसे मानचित्र के रूप से हम लोग देखते चल रहे हैं और समझते चल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत की। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मोत्तर पर्वत पढ़ लिया, बलित पर्वत पढ़ लिया, और अब हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, यानी जो कुछ क्रियाएं होती हैं उनके कारण बनते हैं। जैसे अफ्रीका का माउंट जो किलिमंजारो है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है वो एक ज्वालामुखी का ही उदाहरण है, तथा जापान का जो फ्यूजियामा पर्वत है वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। अगर इनको देखा जाए पर्वतों को, तो यह पर्वत बहुत ही लाभदायक होते हैं। और पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, यानी पर्वत जो है, पर्वतों में जल बहुत अधिक होता है। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में ही स्थित होता है, यानी जो वहाँ हिमानी स्थित हैं, पिघल करके नदियों का रूप लेते हैं, तो वो पर्वत में ही हिमानियाँ हैं। और जलाशयों के जो जल को जो लोगों तक पहुँचाया जाता है वो भी क्या है, एक पर्वतों के ही जल का उपयोग जैसे सिंचाई, पनबिजली उत्पादन में किया जाता है। यह जो हमारे क्या है, पर्वत के लाभ हैं। पर्वतों से इतने लाभ होते हैं, पानी निकलना, नदियों का स्रोत, जैसे सिंचाई, पनबिजली उत्पादन, ये सब हमारे पर्वत के ही लाभ हैं। इनसे हम वनस्पतियाँ भी उगाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजनाद, इस प्रकार के जो हमें देखने को मिलते हैं वो सब पर्वत के ही लाभ होते हैं। अब देखते हैं, चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये है जो ये ज्वालामुखी पर्वत है, इस प्रकार के पर्वत जो हैं वो ज्वालामुखी के माध्यम से बनते हैं और हमें दिखाई देते हैं। ये सब क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, उससे क्या निकलता है, तो ये जो आपको दृश्य दिख रहा है यह ज्वालामुखी के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। यानी जो ज्वालामुखी होता है वो इस प्रकार का उद्गम होता है, इस प्रकार से। जैसे ये जो हमारा है वो समतल है, यानी यह जो है वो धरती है। इस धरती के नीचे से गर्म जो ऊपर ये निकलता है, जैसे ये जो निकली वो राख, भाप और गैसें जो युक्त होती हैं, ये घने बादल बन जाते हैं, क्योंकि इससे राख, वाष्प ये बहुत ही गर्म निकलती है। और इसमें से कुछ लावा बम के रूप में भी निकलते हैं, गोले निकलते हैं। लावा रूप के बम कैसे, इसमें से क्या होते हैं, कुछ मोटे मोटे जो गर्म गोले के रूप में निकलते हैं, तो उन्हें हम लावा बम के नाम से जानते हैं। किनारों पर क्या होता है, जो निकलती और पिघलने वाली चट्टानें हैं, यानी जब वो निकलता है इसमें से कुछ, तो ये चट्टानें, लावा जो होता है वो जम जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। जो जमी हुई चट्टानों को हम लावा के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से ही होता है। इसके जो नीचे जो दाब होता है वो एक मैग्मा के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। यानी पर्वतों के अगर खेलों की बात करें हम, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम लोग समझते हैं।
कि पर्वतों के जो प्रचलित खेल हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वत जो हैं वो सब एक पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। इतने 1 2 3 4 और 1 5 जो है वो पर्वतों के एक प्रचलित खेल हैं। कुछ स्थानों पर इनके नाम भी बता सकते हैं और यहाँ इसे खेले भी जा सकते हैं। अभी तक हमने समझा पर्वतों के बारे में। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया आपको, बलद पर्वत, भ्रंशोद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वो एक बलित पर्वत का उदाहरण है। भ्रंशोद क्या होता है? भ्रंशोद 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्खंड और एक द्रोणिका नाम से। जो कि धसा हुआ होता है उसे ग्रोवेन भी कहते हैं, और जो उठा हुआ होता है उत्खंड या हर्स्ट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पठार के बारे में। पठार क्या होता है कि पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यानी बिल्कुल ऐसी होगी जैसे ये हमको दिख रहा है इस प्रकार का। ये पठार जो है उठी हुई एवं सपाट भूमि, मतलब हल्की इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी, तो वो हमारा पठार कहलाता है। इसके जो आसपास के क्षेत्र जो हैं अधिक उठे हुए होते हैं तथा ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी भी पठार के एक से अधिक के किनारे भी हो सकते हैं तथा जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कम से कम 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। अगर पर्वत की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जो है दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। यानी सबसे पुराने पठार की बात करें तो भारत में दक्कन का जो पठार है सबसे पुराना पठार है, जो कि एक केन्या तथा तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। यानी जैसे भारत में दक्कन का पठार हुआ, केन्या तथा तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल के माध्य से अगर देखा जाए तो 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचा है। अगर हम पठार जो है बहुत उपयोगी होते हैं, अगर इनकी हम विशेषता के बारे में जानें, इनसे लाभ जानें, तो ये बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि इनसे प्रचुर मात्रा में बहुत ही खनन क्षेत्र, जैसे कुछ खनन क्षेत्र भी होते हैं, इनसे हमें विश्व के खनन क्षेत्र के जो पठारी भाग होते हैं, जैसे अफ्रीका जो है पठार, जो अफ्रीका का पठार है, तो उससे हमें सोना एवं हीरा के जो खनन है उसके लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका का पठार। भारत में अगर बात करें तो एक छोटा नागपुर के नाम का जो पठार है, जिससे हम लोग लोहा, कोयला तथा मैग्नीज प्राप्त करते हैं बहुत ही बड़े भाग से। तो भारत में छोटा नागपुर और अफ्रीका का जो पठार है उसमें सोना, हीरा, और छोटा नागपुर में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोगों को जलप्रपात देखने को मिलते हैं वो भी पठारी क्षेत्रों में हमें सबसे अधिक देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार का जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है, यानी छोटा नागपुर पठार पर एक नदी प्राप्त होती है जो कि है स्वर्ण रेखा नदी। इससे जो बनने वाला जलप्रपात है जिसे हम हुंडरू के नाम से जानते हैं। छोटा नागपुर में स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। इस प्रकार के जलप्रपातों के जो उदाहरण हैं वो जैसे लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए बहुत ही
लाभदायक होती है। इसे देख करके पर्यटक जो है बहुत ही आकर्षित होते हैं। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? स्वर्णरेखा नदी पर है और जो जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं मैदानी क्षेत्र की ओर। मैदान किसे कहते हैं? अभी तक हमने पठार पढ़ा, पर्वत पढ़ा, अब हम लोग चलते हैं मैदान की ओर और इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और महत्वपूर्ण लेसन है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें। हम आपका समय नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी से और समझते हुए चलेंगे। इससे महत्वपूर्ण बनने वाले जो प्रश्न हैं वो हमें अंत में देखने को मिलेंगे। इसमें चलते हैं। मैदानी जो मैदान होता है क्या है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं जो कि सामान्यतः माध्य समुद्री तल से अगर देखें तो 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। इस प्रकार के जो हमें मैदान देखने को मिलते हैं जिसमें सहायक नदियाँ द्वारा मैदानी नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियाँ जो है वो मैदानी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं ज़्यादा। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और अपर्दित कर देती हैं। अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए हुए पदार्थ जो हैं वो एक पत्थर, बालू, सिल्ट और घाटियों को निक्षेपित कर देते हैं। इन्हीं निक्षेपों से बनने वाले जो मैदान है वो मैदानों का निर्माण होता है। यानी पत्थर, बालू, कुछ मतलब जो पठार या पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे जो कुछ पत्थर, बालू और सिल्ट जैसे पदार्थ हैं उनके अपने बहाव के कारण आगे की ओर जब ले जाते हैं तो जब ये निक्षेपित होते हैं समतल जगह पर तो यही जो हमारे क्या करते हैं एक मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैदानी अगर भागों की बात करें तो नदियों के द्वारा जो बनाए गए कुछ जो मैदान हैं बड़े, जैसे एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इस एशिया में जो स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है तथा चीन में यांगत्से नदी का जो मैदान है इसके ही प्रमुख उदाहरण है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रश्न बनता है कि किस मैदानी भाग में सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, तो वो भारत में गंगा के मैदान जो है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। इस प्रकार का हमारा जो है एक मैदानी क्षेत्र का भाग है। हम लोग देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र में कृषि, खेती योग्य भूमि होती है। यहाँ जीवन यापन के लिए किसान अपनी अलग अलग प्रकार की खेती का प्रयोग करते हैं, खेती का प्रयोग करते हैं और उन पर फसल का उत्पादन करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्थल रूप एवं लोग, यानी किस प्रकार के स्थल रूप और लोग उनके अनुरूप होते हैं। तो स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करता है, ये सभी लोगों को पता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ अलग जीवन मिलता है, कुछ कठिनाइयों का देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है थोड़ा। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना सरल रूप होता है और पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में बहुत इसे आसान भी माना जाता है। अगर हम बात करें कि कभी कभी प्राकृतिक जो आपदाएं हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान एवं बाढ़ जो है जो कि बहुत विनाशकारी हैं, यह एक प्राकृतिक आपदाएं हैं जो आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करके हम अपने खतरों को कम कर सकते हैं। कुछ जगह पर लोग क्या करते हैं कि जो कूड़ा करकट है यानी नदियों में फेंक दे, पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं, जो कि हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए, जो कि उपलब्ध भूमि के केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, एक प्रदूषित नदी ना बनाएं, ठीक है। कचरे को थोड़ा साफ और स्वच्छ करके नदियों को बनाए रखें और कचरे को एक अलग स्थान पर स्थायी इकट्ठा रखें।
इस लेसन को मैंने आज आप लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से समझाया और अच्छे से पढ़ाया। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं कि पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत जो है पठारों से भिन्न होते हैं किस रूप में? वो एक ऊंचाई के रूप में हमें भिन्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि पर्वत जो है वो ऊंचे होते हैं, इनका आधार जो है वो समतल होता है, और पठार जो है आधार बहुत समतल होता है और इसकी ऊंचाई भी कम होती है, चौड़ाई के रूप में देखने को मिलता है। हिमानी हमारी कहाँ पाई जाती हैं? तो जो हिमानी है वो पर्वतों में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही है। अगर हम दक्कन पठार कहाँ स्थित है, तो जो दक्कन का पठार है वो हमारा भारत में देखने को मिलता है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो वो यांगत्से नदी चीन में बहती है। और अगर यूरोप एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है यूरोप की? तो यूरोप की जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है वो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल हमारा राइट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेसन में, और शायद है एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का कल अंतिम लेसन होगा। और मैंने इस बुक को एक अच्छे से पढ़ाया है, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रिपरेशन करते हो कंपटीशन के लिए, किसी भी विभाग के लिए, जिसमें आपको लिए इससे बनने वाले प्रश्न जो है महत्वपूर्ण सहायक होंगे, तो आप इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें और पढ़ें और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी समझें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको रिपीट में भी बताया है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ में किसी अन्य का भी भला हो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप वो बेल आइकन यूट्यूब का जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले हमारे यहाँ से जो भी वीडियो डाले जाएं आपको नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त होगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।